अजय अपनी पत्नी चमेली को खाना बनाते हुए देखकर कहता है। सुनो, आज ना माँ आने वाली है तो शाम को माँ के हाथों से ना बिरयानी बनवाएंगे। तो क्या मैं कुछ भी ना बनाऊं? वैसे भी तुम्हारी माँ है ना, वो तो शाम तक आएंगी। तब तक मैं क्या उपवास में रहूंगी? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है कि तुमसे भूखा नहीं रह जाएगा। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त तो खाती रहती हो। जितनी बेइज्जती तुम अभी कर रहे हो ना, उतनी तुमने मेरी माँ जी के सामने करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करता था और तो और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर रखी थी, जिस वजह से काफी समय तक वो अजय की माँ शकुंतला ने भी अपने बेटे से बात तक नहीं की थी। लेकिन काफी समय बाद शकुंतला अपने बेटे बहू से मिलने आ रही थी और देर शाम वो आते ही अपने बेटे से कहती है। अरे घर तो बहुत अच्छा है, वैसे तेरी पत्नी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। माँ वो आ ही रही होगी, शायद किसी काम में लग गई होगी। रुको मैं बुलाता हूँ। चमेली, ओ चमेली, कहाँ हो? अरे कैसी औरत से शादी कर ली तूने और बताया भी नहीं? आज उसकी सास आने वाली है तो पूजा की थाल लिए खड़ी रहे। हाँ माँ, शायद वो ना पूजा की थाल सजाने गई होगी, आती होगी। शकुंतला घर में आने के बाद घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन जैसे ही शकुंतला छत पर जाने वाली सीढ़ियों को देखती है तो बोलती है। घर अच्छा बनाया है, ये छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ है ना? हाँ माँ, इधर छत है और वो देख रहे हो वहाँ पे 2 रूम है और यहाँ पे बालकनी। अरे अरे, ये क्या तरीका है बहू पैर छूने का? संस्कार माँ, संस्कार। देखो संस्कार आपकी बहू के। देखो खुद को रोक नहीं पाई आपको देखकर, सीधा कदमों में चली गई आपके। हाँ, वो तो यहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा कि तू मेरी कितनी इज्जत करने वाली है। अरे चमेली, उठ भी जाओ और समेटो इन कपड़ों को। हाँ हाँ बहू, बस बहुत हुआ, अब उठ भी जा। और तू क्या उसे उठाने में लगा है? चल मुझे कमरा दिखा। अब शकुंतला के वहाँ से जाने के बाद भी वहीं नीचे पड़ी हुई चमेली अपने कमर पर हाथ रखे खुद से कहती है। अरे रे, कैसी पनौती सांसें मेरी, आते ही गिर गई हूँ मैं। ऐसी गिरी हूँ कि खुद से उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। इनके आशीर्वाद की ऐसी बददुआ लगी है। हाय रे मेरी कमर। माँ, ये आपका कमरा है, आप बैठो, मैं भी आता हूँ। आपकी माँ की चिल्लाने की वजह से मैं यहाँ पे आके गिरी और अब मेरी कमर, मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन से पहले ठीक होने से रही। अब आप अपनी माँ को कहो कि वो खाना बनाए। हाँ हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे। आज तो माँ के हाथ की गर्मा गर्म हैदराबादी बिरयानी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं भी। सिर्फ बोलने से ही इनकी जुबान चलती है या कुछ अच्छा बना भी लेती है। अब देर शाम जब खाने का समय होता है तो शकुंतला अपने बेटे से कहती है कि खाने में क्या बनने वाला है। माँ, मैं तो दाल चावल खा खा के बोर हो चुका हूँ। अब तो आपके हाथों की बिरयानी खानी है मुझे। बना के खिला दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ तेरे लिए बिरयानी। लेकिन जा बाजार से चिकन ले आ और थोड़े मसाले दही भी। हाँ माँ, अभी लेकर आता हूँ। जब तक आप ना प्याज काट लो। और हाँ माँ, टमाटर फ्रिज में होगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बनाने की है, बाकी का काम तेरी बीवी करेगी। कहाँ है वो जब से उसने मेरे पैर छुए तब से दिखी ही नहीं। अरे माँ, उसको छोड़ो ना, उसकी कमर में मोच आ गई है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही है। तू जाकर पहले ये सामान ले आ, जब तक मैं उसके कमर का दर्द ठीक करती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो झुकने में ही उसकी कमर अकड़ गई और मोच आ गई। माँ, मैं जा रहा हूँ बाजार, कहीं आप दोनों झगड़ा मत करना, ठीक है? अजय के जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू को उठाने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं बहू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू चलकर बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे और प्याज भी काट ले। माँ जी, आपको पता भी है मेरी कमर से उठा भी नहीं जा रहा है, तो भला मैं किचन में खड़ी कैसे हो सकती हूँ? बहू, जब मैं इस उम्र में हैदराबाद आ सकती हूँ तो तू क्या कमरे से किचन में नहीं जा सकती? माँ जी, आप समझती क्यों नहीं हो? मैं आपके सामने ही किचन से सीधे नीचे गिरी थी। चल अब बहाने कल के लिए बचा के रख ले, जब तक मैं थोड़े समाचार देख लूँ तो बिरयानी के लिए मसाले तैयार कर दे। चमेली अब जैसे तैसे किचन में पहुंचती है और कुछ देर बाद ही अजय भी चिकन लेकर आ जाता है और शकुंतला चिकन में बिरयानी बनाने लग जाती है। कुछ ही समय बाद चमेली के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। बहू कैसी है? आज पूरे दिन तू दिखी नहीं। और तेरे घर में ये खुशबू कैसी आ रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? अरे बहन जी, राम राम, कैसी हैं आप? मैं शकुंतला, अजय की माँ।
आप बिमला बहन हो ना, मेरा बेटा आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, आप ही हैं क्या अजय की मम्मी? अजय तो आपकी बहुत तारीफ करता है। अरे बहन जी, बेटा किसका है? वैसे लगता है कि कुछ स्पेशल बना रही हैं आप हैदराबाद का। अरे आप तो जानती ही होंगी मेरे बेटे अजय को बिरयानी कितनी पसंद है, और हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही क्या कहना। अरे क्या बात है बहन जी, कैसे बनता है? क्या मैं देख सकती हूँ? अरे बहन जी, मैं उसको जरूर बताऊंगी। आइए, यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। चमेली अब अपनी सास और विमला की ये बातें सुन रही थी और कुछ ही देर में चमेली के साथ शकुंतला और विमला की दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। अब जब शकुंतला बिरयानी बना लेती है तो विमला भी शकुंतला के हाथ की बिरयानी खाकर शकुंतला की खूब बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है। देख रहे हो ना तुम अपनी माँ को और ये विमला काकी, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जन्मों जन्मों के दोस्तों, बचपन भी इन्होंने साथ ही बिताया हो ऐसा लग रहा है। अरे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है ना, माँ को कोई मिल गया। और वैसे भी वो अकेले बोर हो जाती है। तुम विमला काकी को जानते हो ना, वो कैसी है? वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोर, बदमाश और आतंकवादी भी बना सकती है। ऐसे ही शकुंतला को शहर आए कई दिन बीत जाते हैं और शकुंतला की तो अब शहर में दोस्त भी बन चुकी थी। पूरे दिन विमला और शकुंतला साथ रहते, बाजार भी साथ जाते और रोज ही शकुंतला देर शाम घर आती घूम फिर कर। तो चमेली या तो घर पर नहीं होती या फिर अपनी सास के आते ही उसे बिरयानी बनाने को कह दिया करती। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ये औरत मुझसे काम ही करवा रही है, और बिरयानी तो ऐसे बनवा रही है जैसे इस घर में मैं बिरयानी ही बनाने आई हूँ। पर अजय भी इस औरत को कुछ नहीं कहना चाहता। अब अगली सुबह जब अजय और चमेली उठते हैं तो उन्हें घर में शकुंतला कहीं भी नजर नहीं आती। ऐसे में चमेली को लगता है कि उसकी सास विमला काकी के साथ घूमने गई है। लेकिन जब सुबह सुबह ही विमला चमेली के घर आती है तो चमेली से बोलती है, अरे बहू, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? वो क्या है ना कि चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं थी। वैसे शकुंतला कहाँ है? क्यों, वो आपके साथ घूमने नहीं गई क्या? अरे मैं अभी उठी हूँ और सुबह सुबह मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जाता, और तू बात कर रही है कि मैं घूमने निकलूं। अगर माँ जी आपके साथ नहीं गई है तो माँ जी गई कहाँ? कितनी बार कहा है माँ जी को कि बिना बताए निकला मत करो, ये शहर है कोई गांव नहीं। अरे होगी यहीं आसपास, आ जाएगी। तू मुझे चीनी दे और मैं जाऊं चाय बनाने। बाद में आकर शकुंतला का हालचाल लेती हूँ। हाँ अभी देती हूँ, लेकिन मुझे तो माँ जी की चिंता हो रही है। आज आने दो घर, फिर बताती हूँ इन्हें तो। अब चमेली और अजय अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। माँ कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास होंगी। मैं देख कर आता हूँ, शायद कहीं इधर उधर किसी से बात कर रही हो। और हाँ, तुम भी जाके ना आसपास के लोगों से पूछो, क्या पता तुम्हें पता चल जाए। और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि शकुंतला बिरयानी बनाने से परेशान होकर अपने हैदराबाद ही लौट गई और फिर कभी अपने बहू बेटे के पास आने का नाम तक नहीं लेती। पूनम सुबह देर तक अपने कमरे में सो रही थी। तभी वहाँ पूनम की माँ सुजाता आती है और पूनम को उठाने लगती है। अरे यो महारानी, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई अब तक, या फिर आज उठने का मन ही नहीं है? क्या माँ, कल रात को मैं देर से सोई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। अच्छा, और देर रात में क्यों सोई थी? ये भी तो बताना कि फोन चला रही थी। हाँ, वो मैं रील्स देखने लग गई थी, पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। और जब टाइम पर नजर गई तो मैं फोन रखकर तुरंत सो गई। ऐसी बात नहीं है कि मैं सोती ही रह गई। पूनम तू सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। अरे अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो समझदार बन। माँ मैं बहुत समझदार हूँ। मेरे दोस्तों में कभी भी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं, और आप बोल रही हैं कि मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी समझदार है। अब ज्यादा दिमाग मत खा और जल्दी से उठ। मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, आजा खा ले। ठीक है माँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ब्रश कर लूँ पहले? पूनम अपनी माँ की एक लौती बेटी थी, इसीलिए पूनम बहुत ज्यादा लाडली थी। ऐसे ही एक दिन पूनम और सुजाता दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी सुजाता पूनम से कहती है, तुझे सब कुछ अचानक से ही बोलना होता है क्या? अरे तुझे पहले नहीं बताया गया कि आज तेरी दोस्त की शादी है? बताया होता तो कम से कम उसे देने के लिए कुछ अच्छा ही ले लेते हम। माँ मैंने शादी का कार्ड देखा ही नहीं था, मुझे लगा कि अभी शादी में टाइम है, तभी तो मैं अभी आराम से बैठी थी ना। अब मुझे क्या पता था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। तभी कहती हूँ बेटा कि कोई भी काम इतनी जल्दबाजी में नहीं किया करते। देख, तेरी वजह से अब मुझे भी कितनी जल्दी तैयार होना पड़ रहा है। कभी तो अपनी माँ की भी सुन लिया कर। माँ अब मेरी क्या गलती है इसमें?
और मैंने क्या जल्दबाजी कर दी। आप तो कुछ भी बोल रही हो। अभी आधे घंटे पहले ही तो मुझे पता चला कि मेरी सहेली की आज ही शादी है। तो जब पता ही आधे घंटे पहले लगा है तो अब जल्दी तैयार नहीं होंगी तो क्या करेंगे हम। जल्दी यही है कि तू अगर पहले ही शादी का कार्ड देख लेती तो क्या बिगड़ जाता। खैर छोड़, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जल्दी से तैयार हो जा, फिर चलते हैं हम दोनों। सुजाता और पूनम दोनों तैयार होकर जल्दी से शादी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पूनम की सहेली रिया के घर पहुंचते हैं, जहां शादी जैसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजाता पूनम दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी पूनम की सहेली भी वहां आती है और दोनों को इतना तैयार देखकर कहती है, अरे पूनम आंटी जी, आप दोनों यहाँ अचानक से कैसे? और आप दोनों इतना तैयार क्यों हुए हो? कहीं बाहर शादी में जा रहे हो क्या आप दोनों? बेटा, हम तो यहाँ तेरी ही शादी के लिए आए थे। पूनम ने कहा था मुझसे कि तेरी शादी हो रही है। उसने शादी का कार्ड देखा नहीं ना, तो अभी पता चला कि शादी आ जाए, इसलिए हम जल्दी में आ गए। क्या मेरी शादी में? क्या हुआ? तू इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है? हमें बता तो सही, यहाँ कोई फंक्शन क्यों नहीं हो रहा? आज ही है ना तेरी शादी? अभी तूने मुझे फोन पर बताया था ना। नहीं यार, मेरी यार शादी नहीं है और मैंने तुझे फोन पर याद दिलाने के लिए बोला था। 1 महीने बाद आज के दिन ही मेरी शादी है। यार तू भी ना पूरी बात तो सुनती ही नहीं है। पूनम तू सुधर जा, हमेशा ही काम बिगाड़ती है। चल अब घर यहाँ से। यहाँ आकर हमारी बेइज्जती तो करवा ही दी है। एक तो इतनी जल्दी में हमें यहाँ आना पड़ा। पूनम अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कई सारे काम बिगाड़ देती थी और फिर बाद में ऐसे ही उसे डांट खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी सुधरती नहीं है। पूनम अब जल्दबाजी करती और काम बिगाड़ती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुजाता पूनम को कुछ पैसे देती है और बोलती है, पूनम ये ले पैसे, और पड़ोस वाली रमा आंटी को दिया। मैंने उनसे लिए थे ना पैसे। आपने उनसे क्यों पैसे लिए? वो तो खुद ही आपसे पैसे मांगती रहती है। अब क्या इतनी अमीर हो गई है कि उन्होंने आपको पैसे दिए? तू दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बस जो मैंने कहा है ना वो कर। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी पैसे। अच्छा, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। नहीं अभी जा, वरना थोड़ी देर में तू भूल जाएगी ना कि मैंने कोई काम भी दिया था तुझे। अपनी माँ की बात सुनकर पूनम तुरंत पड़ोसन रमा के घर जाती है, जहाँ रमा की बेटी सोम्या होती है। पूनम सोम्या से कहती है, रमा आंटी कहाँ है? माँ तो बाहर गई हैं, कुछ सामान लेने। क्या हुआ, माँ से कोई काम था क्या तुम्हें? हाँ, वो माँ ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि रमा आंटी को दे देना। मैं बस इसलिए आई थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं दे दूंगी माँ को जब माँ आएंगी। ठीक है, लेकिन याद से दे देना। और हाँ, ये भी बोलना कि पूनम देने आई थी। पूनम सोम्या को पैसे देकर वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद सुजाता के घर रमा आती है और गुस्से में रमा से कहती है, सुजाता, तू मेरी बेटी को क्यों पैसे देकर गई? मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मेरी बेटी को पैसे मत दिया कर, उसकी वैसे ही तबीयत खराब रहती है। और तू पैसे देकर गई तो उसने तुरंत बाहर का खाना मंगवा लिया और अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। लेकिन मैंने तो पूनम को दिए थे पैसे, और ये भी कहा था कि पैसे रमा को ही दे के आना। सुजाता तुरंत पूनम को वहाँ बुलाती है और पूनम के आने पर बोलती है, पूनम, मैंने तुझे पैसे रमा आंटी को देने को कहा था ना, तो तूने दिए क्यों नहीं रमा आंटी को पैसे? नहीं, मैंने तो उनकी बेटी सोम्या को दिए थे। रमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है। तेरी बेटी ने आज तक कोई काम बिना बिगाड़े किया है क्या, जो अब कर देगी? अरे सब कुछ पता होने के बाद भी पूनम हमेशा ही गलती करती रहती है। बाहर वालों से भी पूनम को बहुत डांट पड़ती है और पूनम अब कोशिश भी करती है कि उससे कोई भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पूनम तो अब पूनम ही थी और वो बिना गलती के कहाँ रह पाती। वो हमेशा गलती करती थी। कुछ दिनों के बाद पूनम के घर कल्पना नाम की औरत अपने बेटे अर्जुन के साथ आती है। घर में सुजाता नहीं थी, इसीलिए पूनम उनसे कहती है, जी आप दोनों कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वो हमें यहाँ तुम्हारी माँ ने बुलाया था, जरा अपनी माँ को बुला लो। माँ तो घर पर नहीं है, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि आप हो कौन। मैंने तो पहले आपको कभी माँ के साथ देखा ही नहीं। आप माँ को कैसे जानती हो? क्या लगती हो मेरी माँ की? बेटा, घर पर मेहमान आए हैं, तू तो गेट पर ही खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही है। चाय पानी नहीं पूछते हो क्या तुम लोग मेहमानों को, या फिर ये रिवाज ही नहीं है तुम लोगों के घर का? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं बस पूछ रही थी।
मैं तेरी माँ की दूर की बहन हूँ, मिलना जुलना तो वैसे भी कम ही होता है, इसीलिए तुझे मेरे बारे में खास नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ ना, मैं तुझे बताती हूँ सब। पूनम उन लोगों को अंदर लेकर जाती है और चाय पानी देती है। कल्पना पूनम को भी जबरदस्ती चाय पिला देती है। काफी देर बाद जब सुजाता आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था, काफी कुछ गायब था। पूनम वहीं बेहोश होती है। सुजाता पूनम को उठाती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। जब पूनम को होश आता है तो सुजाता कहती है, पूनम क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू बेहोश कैसे हो गई? और घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, आधा सामान गायब है। यहाँ कौन आया था? वहाँ एक औरत आई थी लड़के के साथ, कह रही थी आपकी कोई दूर की बहन है। मैंने उन्हें अंदर आने को दिया और चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और मुझे ही जबरदस्ती चाय पिला दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है। हे भगवान, दिन दहाड़े चोरी हो गई हमारे घर में और तुझे पता भी नहीं चला। तेरी शादी करनी थी, इतना खर्चा था, वो सब कैसे होगा? हमारा तो काम ही बिगड़ गया ना पूरा। पूनम की बेवकूफी से सुजाता को इतना भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है, तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी, आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी, लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू, लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है। माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ, जगा दिया। जब तक आप नाश्ता करोगे ना, आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। बोलो, क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है। अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी, बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ, अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है? क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू, आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं?
अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ। मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेनू का लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और नैना जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके, चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया। वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है। बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए नैना जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा। देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी।
मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या है एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ननद जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है।